हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जहाँ पर आपको सर्वाइवलिज्म और पेशेंस का एक्सट्रीम एग्जाम्पल मिलने वाला है। ये सीरीज़ है अ जेंटलमैन इन मॉस्को, जिसे आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स आएंगे, जिनमें से 4 एयर हो गए हैं, जिनका रन टाइम लगभग 45 से 55 मिनट्स के बीच का है। इस सीरीज़ में आपको इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज सुनने को मिल सकती है। साथ ही गोर और प्रोफैनिटी यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है। अडल्ट सीन्स और वायलेंस आपको मीडियम मिलने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ द थीम आई वुड से दैट दिस सीरीज इज सूटेबल ओनली फॉर अडल्ट्स। अब अगर हम इस सीरीज़ के एसेंस की बात करते हैं तो रेवोल्यूशंस वो रेडिकल चेंजेस होते हैं जो मौजूदा सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। इनकी शुरुआत हम्बल और पेट्रियोटिक मोटिव्स के साथ होती है, लेकिन हिस्ट्री साक्षी है कि एज द टाइम पासेज अक्सर ही ये बार्बरिज्म, जेनोसाइड और पोग्राम्स में बदलते रहे हैं। चाहे हम अमेरिका, फ्रांस और रशिया के पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस की बात करें, जिन्हें एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की को हटाने के लिए किया गया, और चाहे चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करें, इनका अंत हमेशा ही एक बड़े डिस्ट्रक्शन के साथ होता है या बाद में ये बहुत विध्वंसक बन जाते हैं। लेनिन का रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी इनसे कुछ फ़र्क नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में ज़ास मोनार्क्स की फैमिलीज़ और लॉयलिस्ट को उसने ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा। अब इन्हीं में से बचे काउंट अलेक्जेंडर इलिच रोस्टोव की कहानी हम देखने वाले हैं सीरीज़ अ जेंटलमैन इन मॉस्को में, जहाँ पर वो बस इसलिए बच गए कि उन्होंने कभी एक ऐसी पोएम लिख रखी थी जो इस रेवोल्यूशन के फेवर की बात करती है। फिर भी उनकी लाइफ किसी भी तरीके से इजी नहीं थी। उन्हें लगभग एक तरीके से 30 साल तक होम अरेस्ट होकर रहना पड़ा। होम भी नहीं था, एक होटल के एटिक में रहना पड़ा। वो कभी कभी इतना हताश हो जाते थे कि अपनी लाइफ को अंत करने के बारे में भी सोचते थे। उनकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स बहुत ही इमोशनल तरीके से इस सीरीज़ में दिखाए गए हैं। इवान मैकग्रेगर हैज़ डन अ वेरी फाइन जॉब हेयर। उन्हें आप अपनी रियल लाइफ वाइफ एलिजाबेथ के साथ रोमांस करते भी इस सीरीज़ में पाएंगे, जो कि अगेन मुझे काफ़ी पसंद आया है। अभी तक 4 एपिसोड के बेसिस पर मैं सीरीज़ को देती हूँ 9 आउट ऑफ 10। बाकी इन 4 एपिसोड्स के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती चलूँगी, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ शुरू करनी है या नहीं करनी है। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो द सीरीज़ अ जेंटलमैन इन मॉस्को को अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी शुरू होती है एक एलीट होटल से, जहां पर काउंट अलेक्जेंडर इलिच रोस्टोव, जिनका निकनेम साशा भी है, उनसे कहा जाता है कि उन्हें आज के बाद इसी होटल के एटिक में रहना है। उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, खाना प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उन्हें कभी भी इस होटल से निकलने की कोशिश नहीं करनी है और ना ही अपने प्रीवियस लाइफ के किसी भी कॉन्टैक्ट के संपर्क में रहना है। और अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। अब इतनी भी कृपा उनके ऊपर क्यों की जा रही है? कॉज उन्होंने कभी एक ऐसी पोएम लिखी थी जो इन रेवोल्यूशनरीज़ को मोटिवेट करती है, और उनके बहुत ही हितैषी फ्रेंड मिशिका ने ये बात लोगों की नज़रों में लाई है, जिससे उनकी लाइफ को स्पेयर किया गया है। और साशा भी कोई बहुत ही वीक विल पावर के इंसान नहीं थे। उन्होंने शुरू में बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। उन्हें लगा ये एक पासिंग फेज़ है, फिर से ओल्ड ऑर्डर वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्हें पता चला कि लेनिनिस्ट्स ने पूरी तरीके से रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्ज़ा कर लिया है और अब पुराने दिन वापस नहीं आने वाले हैं। फिर भी वो अपने फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक आपको शुरुआत में दिखते रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं, फिर भी वो मिनिमम में लाइफ को फुलेस्ट जीने की कोशिश करते हुए आपको इस सीरीज़ में दिखने वाले हैं। वो यहाँ पर एक छोटी बच्ची नीना से फ्रेंडशिप करते हैं। ये बच्ची एक ऑर्फन होती है और इनसे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट रहती है। वो इनसे प्रिंसेसेस के तरीके सीखती है, लेकिन इसका कैरेक्टर आर्क आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्रिगिंग लगने वाला है। कॉज यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड से लेकर 4th एपिसोड तक एक डेकेड हो गया है, बच्ची बड़ी हो गई है, और आप देखेंगे किस तरीके से वो अभी भी कंसिडरेट तो है इनको लेकर, फिर भी जो बाहर से पढ़ कर आ रही है उसका कैसे ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है, किस तरीके से इन एरिस्टोक्रेट्स के लिए उसके
उसके मन में नफ़रत भर दी गई है। तो ये वाला पोर्शन आपको अच्छा लगने वाला है। दूसरी तरफ एक ओसेप नाम का स्पाई है जो अपनी पैनी नज़र अलेक्जेंडर पर रखे हुए है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो इनको लेकर लीनियंट होता दिखेगा आपको। साथ ही यहाँ पर इसी दौरान इनका एक रोमांटिक फेज भी चलता है, जहाँ पर एना नाम की एक्ट्रेस जो कि एक कम्युनिस्ट कॉमरेड है, स्टालिन की गुड बुक्स में आना चाहती है, इनके संपर्क में आती है और दोनों का एक इमोशनल बॉन्डेज देखने को मिलता है हमें। तो उसी लिमिटेड स्पेस में आप ह्यूमन इमोशन के फुल स्पेक्ट्रम को ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों और लोगों के माध्यम से एक्सप्लोर करने वाले हैं, करीब से जानने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की जो मुझे सीरीज़ में मिले हैं। जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है दैट इज़ द स्टोरी, जो कि काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है। सही ही कहते हैं कि जीतने वाले हिस्ट्री लिखा करते हैं। ऐसे में जो ये टर्बुलेंट टाइम्स आते हैं, इसमें मारे गए, बैनिश्ड, इम्प्रिजन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो कौन दिखाएगा, वो ये काम सीरीज़ बहुत अच्छे से कर रही है। रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, जो सप्रेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, प्रोलिटरेट्स थे, वर्किंग क्लास थे, उनके फेवर में था और ढूंढ ढूंढ कर मोनार्क्स को, उनकी फैमिलीज़ को ख़त्म किया गया। लेकिन क्या यहाँ पर ये बात नहीं उठती है कि सब खराब थे, सिरे से सबके सब खराब थे, या फिर गेहूं के बीच कुछ घुन भी पिस गए या कुछ कोलैटरल डैमेज हुए जिन्हें नहीं होना चाहिए था। तो वो एंगल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सीरीज़ उठाती है। ऐसी चीज़ों पर हमें विचार ज़रूर करना चाहिए। जो इस सीरीज़ का सेकंड पॉजिटिव मुझे लगा है दैट इज़ इमोशनल फैक्टर। इस सीरीज़ के इमोशंस बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर काउंट की लाइफ को इमोशन से पेंट कर कर दिखाया जा रहा है, चाहे वो उनके पास्ट जो लाइफ बीत चुकी है उसके इमोशंस हों, गिल्ट हो, हैप्पी मेमोरीज हों, या फिर जो फ्यूचर को लेकर वो सुनहरे सपने संजे हुए हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऑप्टिमिज्म हो, या फिर जो प्रेजेंट लोगों के कांटेक्ट में हैं वो और छोटी छोटी खुशियाँ वहाँ से बटोर रहे हैं, उसके हैप्पीनेस के इमोशंस हों, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से हमें दिखाया जा रहा है। अब अगर हम इस सीरीज़ के ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, इसे इस सीरीज़ की लैक ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन ही कहेंगे कि ये रशियन के बहुत ही प्रोमिनेंट टाइम्स को दिखाती है। स्टिल यहाँ पर ना तो ज़्यादा से ज़्यादा रशियन एक्टर्स को कास्ट किया गया है और ना ही रशियन एक्सेंट पर ध्यान दिया गया है, इसीलिए एट टाइम्स कुछ सीन्स बहुत ही बिजार, वियर्ड और सुपरफिशियल लगते हैं, उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं। जस्ट इसके कंट्रारी शोगुन सीरीज़ में एंशिएंट टाइम ऑफ जापान दिखाया जा रहा है। वहाँ पर जब दो जापानीज़ आपस में बात करते हैं तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सीरीज़ का करिश्मा और बढ़ जाता है। सेम चीज़ मैंने अभी एक सीरीज़ में देखी, जो मैं देख रही थी, वी वर द लकी वंस, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जूइश सर्वाइवल को दिखाती है। यहाँ पर भी जब दो जूज़ आपस में बात करते हैं, फैमिली मेम्बर्स आपस में बात करते हैं, तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रांसेंड होकर उस जगह पहुँच जाते हैं, चीज़ें बहुत ही बिलीवेबल लगने लगती हैं। यहाँ पर ये कमी मुझे काफ़ी खली है। बाकी अभी सीरीज़ के जो 4 एपिसोड्स आए हैं उनमें इमोशंस भर भर कर हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एक नया पर्सपेक्टिव हमें दिखाती है वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। तो अभी तक ये 4 एपिसोड्स मुझे अच्छे लगे हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।